तो सबसे पहले बात बच्चों, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिसको ये चैप्टर हम जो अभी क्लास डिस्कस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं हम उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज की क्लास में जेई के प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, बट ध्यान रखना जो बच्चा बायो बैकग्राउंड से भी है उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न तो सेम ही होता है। तो सबसे अच्छी बात क्या है बच्चों की, जो आपके 2018 और 2019 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं, क्योंकि बच्चों हर वो अलग अलग शिफ्ट में होते हैं और 6-6-7-7 टाइप के एग्जाम होते हैं, मतलब 6-6-7-7 शिफ्ट्स में होते हैं। तो इससे फायदा क्या है, आपको एक ही साल में क्वेश्चंस के जो वैरायटी है वो बहुत सारी मिल जाती है। मतलब अगर हम 2019 के भी क्वेश्चन करेंगे, 2019 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हमारे पास अराउंड 24 to 25 क्वेश्चंस हैं जेई मेंस के लिए, क्योंकि अराउंड 7 से 8 शिफ्ट में पेपर हुआ है, मॉर्निंग इवनिंग में हुआ है, तो अराउंड 15-16 बार जेई का पेपर हुआ है। अब जब 15-16 बार जेई का पेपर होगा तो हर एक पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आते हैं कोऑर्डिनेशन के, तो ओवरऑल आपके पास अराउंड 24 से 25 क्वेश्चंस का सेट मिला है। और अच्छी बात क्या है कि सारे के सारे क्वेश्चंस में वेरिएशंस है, मतलब वैरायटी अच्छी मिल जाएगी आपको। तो पहले आज की क्लास में हम क्या करेंगे मैं पहले बता देता हूं, फिर बाद में आप पूछना मत। आज की क्लास में हम 2019 से रिलेटेड जेई में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन बहुत एक्सट्रीम हुआ, एक्सट्रीम मतलब जिसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा नॉलेज सीखनी है, मतलब कुछ एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना है, उसको फिलहाल कोशिश करेंगे कि आज स्किप करें, उसको नेक्स्ट क्लास में वापस कंटिन्यू करूंगा। तो अगर आप नोटिस करोगे तो अराउंड 25 में से जो अभी तक हमने पढ़ा है क्लास में, जो पढ़ा है उस नॉलेज को अप्लाई करके अराउंड 22 to 23 क्वेश्चन तो आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। सिर्फ इक्का दुक्का क्वेश्चन लगेगा जिसमें आपको एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने की जरूरत है, वो बिना नॉलेज के नहीं हो सकता। अभी में हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बिना नॉलेज के नहीं हो सकते, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा जो आपने अब तक नहीं पढ़ा है, तो वो तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। आज सोच रहा हम इन वाले क्वेश्चंस को डील ना करें, अगर टाइम परमिट करेगा तो इनको भी डिस्कस कर लेंगे, एल्स हम क्या करेंगे इसके अलावा जो भी बच रहा है उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना किसी देरी के। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों फटाफट। ये है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं बच्चों। ये आया था आपके 9 जनवरी को आया था मॉर्निंग में। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 2 कॉम्प्लेक्सेस CrH2O6Cl3 एंड CrNH3 6Cl3 आर वायलेट एंड येलो कलर्ड रिस्पेक्टिवली, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो पहले इसके लिए कुछ नॉलेज समझ लेते हैं, कुछ बातें समझ लेते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखो प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखना कि अगर मैं आपसे पूछूं वेवलेंथ का ऑर्डर, विबग्योर में बच्चों अगर आपको पता हो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होता है, तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ये सब बच्चों को पता होना चाहिए, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। अब क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा E इज इक्वल्स टू एच न्यू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, दैट इज E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से आप क्या नोटिस कर पा रहे हो कि एनर्जी और लैम्डा के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो इसको कॉपी में लिख लेना कि एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में प्यारे बच्चों इनवर्स रिलेशन होता है। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि जिस पर्टिकुलर, अगर मान लो कोई रेड कलर एमिट कर रहा है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है इसका मतलब वो लो एनर्जी वाली वेव होगी, वेयर एज अगर वायलेट कलर एमिट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, लैम्डा क्या होगा बच्चों, लैम्डा होगा कम, मतलब एनर्जी क्या होगी ज्यादा। ये बातें बच्चों आपको पता होनी चाहिए, ये बातें आपको पता होनी चाहिए।
अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। ये था क्वेश्चन से पहले की थोड़ी बहुत नॉलेज जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन ये कह रहा है वी हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है इन चारों में से। अब देखो, पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम सारे पॉइंट्स को देखते हैं। पॉइंट्स को देखोगे तभी समझ में आएगा क्या क्या कंपाउंड है CrH2O6Cl3 और CrNH3CXCl3। तो फटाफट देखते हैं बच्चों। एक है CrH2O6Cl3 और एक है CrNH3CXCl3। अब देखो, अगर आप देखोगे इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ोगे तो ये आएगा CrH2O6 के ऊपर 3+। यहां से आप नोटिस करोगे कि क्रोमियम के ऊपर चार्ज आएगा +3 और क्रोमियम +3 का चार्ज बच्चों अगर आपको पता हो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा S से, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे D से, तो हो जाएगा 3D3 4S0। थोड़ा सा जल्दी समझना पड़ेगा बच्चों। 1 2 3 ये होगा Cr3+। सेम यहां पर भी आप नोटिस करोगे तो Cr3+ ही आएगा। तो Cr3+ आएगा तो क्या हो जाएगा, Cr3+ का आपको पता ही है क्या होगा, 3 डब्बे बनेंगे 1 2 3। अब हम पढ़ते हैं वापस से क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन का देखो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट देखो, वो लिखा है बोथ आर पैरामैग्नेटिक विथ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगला पॉइंट अब दे रखा है बोथ एब्जॉर्ब एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू देयर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, मतलब करेक्ट है, तो हमारे लिए ये आंसर भी गलत होगा। ये पॉइंट का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कि जो दोनों के दोनों एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे एज पर देयर कलर। कलर मतलब मैंने बताया था ना, E = hc/λ। तो जितना उनका एनर्जी उसी हिसाब से एब्जॉर्ब करेंगे जिस हिसाब से उनका लैम्डा आएगा। दोनों के बीच में एक रिलेशन है। तो थर्ड पॉइंट ये बता रहा है कि दोनों के बीच में एक रिलेशन है, तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। हमें फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब आते हैं बच्चों फोर्थ पॉइंट पे, डेल्टा नॉट वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन बी। अब इस पॉइंट को समझने के लिए बच्चों सुनना मेरी बात, इस पॉइंट को समझने के लिए आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या, देखो बच्चों, दो टाइप के लिगेंड होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होता है बच्चों वीक फील्ड लिगेंड। अब सुनना मेरी बात, दोनों में क्या फर्क होता है। जब भी बच्चों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब जब भी 6 ग्रुप या 6 लिगेंड अटैच हो रहे हैं, तो सुनना मेरी बात कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच हो रहा हो, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच हो रहा हो, तो ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है वो क्या कराता है, पेयरिंग करवाता है। इसीलिए इनको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। तो जब ये पेयरिंग करवाएगा, तो पेयरिंग कराने की वजह से क्या होगा, T2G और EG के बीच में गैप बहुत ही बढ़ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नीचे ही भरने लग जाएंगे, ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो एनर्जी गैप है, वो बढ़ जाएगा। वेयर एज इस केस में क्या है, ये पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो ये क्योंकि पेयरिंग नहीं करवाता, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करोगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर जाने की कैपेसिटी रखता है। और अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा पा रहा है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि इनका बीच के जो गैप है बहुत ही कम है। ये एक और आपके पास नॉलेज का एक इंफॉर्मेशन, इसको लिख लेना कॉपी में, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड एनर्जी के बीच में डेल्टा नॉट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वीक फील्ड। बच्चों कॉपी में लिख लो, क्या वापस सुनो, स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये सारे आपके कंपटीशन के वन लाइनर है, आपको याद रखना है। स्ट्रॉन्ग फील्ड में डेल्टा नॉट होता है हाई और वीक फील्ड में डेल्टा नॉट क्या होता है, कम। ये बात ध्यान रखना बच्चों। तो अभी तक मैंने दो चीजें बताई हैं आपको जो आपको याद रखनी है। एक तो ये बात याद रखनी है कंपटीशन से, कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड का डेल्टा नॉट ज्यादा होता है और वीक फील्ड का डेल्टा नॉट कम होता है। और क्या बात याद रखनी थी, याद करो, और ये याद रखनी थी कि जो एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के।
ये डायरेक्ट एग्जाम में आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, बट बिलीव करो जो मैं इसमें समझा रहा हूँ आपको, ये अगले 5 क्वेश्चंस में वापस से अप्लाई होगा, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। गुड आफ्टरनून, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, क्योंकि अपन फिर कंटिन्यू करेंगे। सर अभी स्टार्ट किया है? बस अभी पहला क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, तो दो बात याद रख लो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए डेल्टा नॉट हाई होगा और डेल्टा नॉट कम होगा वीक फील्ड के लिए। अब आ जाओ क्वेश्चन पे वापस से। सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट तो करेक्ट था, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा ये। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, डेल्टा नॉट वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन बी। अब देखो ए में जो कॉम्प्लेक्स लिगेंड है वो है H2O, जो कि आपको पता होना चाहिए वीक फील्ड लिगेंड होता है, और बी में जो आपके पास लिगेंड है वो है कौन, NH3, जो कि कौन सा होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो बोल रहा है कि बी की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए, तो सही बात है बच्चों, अभी हमने बताया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए डेल्टा नॉट बड़ा होगा एज कंपेयर टू वीक फील्ड, तो ये पॉइंट भी गलत सही है, हमें फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, मतलब ये असली में गलत स्टेटमेंट है। अब गलत स्टेटमेंट कैसे है सुनते हैं। स्टेटमेंट गलत ये है, ये कह रहा है कि डेल्टा नॉट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर कैलकुलेट फ्रॉम द एनर्जीज ऑफ वॉयलेट एंड येलो लाइट रिस्पेक्टिवली। बच्चों ध्यान रखना, डेल्टा नॉट की वैल्यू से हम कभी कलर को आइडेंटिफाई नहीं करते, कलर को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही है। वापस सुनो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर पेयरिंग हो रही होगी, अगर पेयरिंग हो रही होगी तो स्प्लिटिंग क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। अभी हमने देखा ना स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए स्प्लिटिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, तो एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। वेयर एज अगर पेयरिंग नहीं हो रही होगी, जैसा हमने देखा वीक फील्ड के लिए, तो स्प्लिटिंग भी नहीं होगी, कम होगी मतलब, और एनर्जी भी इसलिए कम होगी। तो पेयरिंग से रिलेशन है कलर का, कलर का जो मेन रिलेशन है वो पेयरिंग से, क्योंकि दोनों में देखो कंपाउंड तो दोनों में क्रोमियम है, ट्रांजिशन मेटल तो बच्चों दोनों में क्रोमियम है, बट कलर अलग अलग क्यों आया, जस्ट बिकॉज ऑफ पेयरिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड। तो ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको जो नोटिस करनी थी, हाँ चलो ये तो हो गया आपके पास, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया, ये बात गलत हो गई। ये हो गया बच्चों पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बट कोई बात नहीं, इसमें आपने बहुत सारी बातें सीखी हैं, वो ध्यान रखना। एक बात तो क्या याद रखनी है कि डेल्टा नॉट हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड का होता है और डेल्टा नॉट कम वीक फील्ड का होता है। हाँ बच्चों एक और बात याद रखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के नाम तो आपको याद ही होने चाहिए टॉप पे, CO, फिर CN और फिर NH3। ये रट लेना बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमेशा सबसे मोस्ट कॉमन CO, CN, NH3, ऑर्डर भी याद रखना, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग CO, फिर CN, फिर NH3। चलो पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सर बोलो। क्वेश्चन भी नोट करने के? ना ना ना, बस समझते हुए चलो, बाकी आप वीडियो देख लेना अगर कहीं दिक्कत हो तो। अच्छा सर, इसकी PDF दे देना सर। मैं PDF दे दूंगा, और बाकी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, थोड़ा बहुत लिख लिया करो कॉपी में जिससे आइडिया रह के है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ म्यू बीएम की मैग्नेटिक मूवमेंट की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बता रखा है कि म्यू बीएम का फॉर्मूला क्या होता है, √n+2, वेयर n इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बच्चों एक फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का, √n+2, जिसमें n क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये हर बच्चा जानता होगा कि मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 होंगे। मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। 5 क्यों होंगे, मैक्सिमम डी में 5 ही तो एग्जिस्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं।
तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा, 5.9 समथिंग होगा, क्योंकि याद करो मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या ऑर्डर था, देखो 4.9 किसका होता है जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे 4, 3.87 कब होगा जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे 3, 6.93 कब होगा जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे 6, ए आंसर। 6 5.92। तो बी इलेक्ट्रॉन सर अनपेयर बी हो नहीं आंसर सकते ना। हाँ तो ऑप्शन दे रखे हैं ना, वो तो गलत है ना, अपना आंसर तो क्या है ए। ए। ये तो मैं बता रहा हूँ, अगर हम फॉर्मूले में लगाएंगे इसको तो ये कब आएगा जब अंडर रूट क्या एन की वैल्यू 6 पुट करेंगे, तब बोल रहा हूँ मैं। तो आंसर क्या होगा, ए होगा, क्योंकि मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, और 5 के हिसाब से आंसर आएगा 5.92। ये बच्चों आपको याद रखना चाहिए, जब भी आंसर म्यू का 4 पॉइंट समथिंग आए मतलब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3 पॉइंट समथिंग आए तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये हम पहले ही क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान से देखो, अभी अब दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन ढंग से सुना होगा तो तीसरा क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बच्चों ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा डेल्टा नॉट किसका होगा, सीएफएसी सबसे ज्यादा किसका होगा। अब देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा नॉट डेल्टा टी से ज्यादा होता है, मतलब टेट्राहेड्रल कंपाउंड से तो ज्यादा ही होगा ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड से, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड का। तो पहला वाला ऑक्टाहेड्रल है, तीसरा वाला ऑक्टाहेड्रल है, दूसरा वाला बच्चों देखो 4 जुड़े हुए मतलब टेट्राहेड्रल है, और चौथा वाला ऑक्टाहेड्रल है। तो इसमें ऑप्शन देख के आप सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लो कि इन चारों में से जो आपके पास सेकंड ऑप्शन है वो है टेट्राहेड्रल, 4 बॉन्ड वाला, और आपको पता होना चाहिए बच्चों टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल से कंपैरेटिवली लेस एनर्जी में होता है। तो सेकंड वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। अब इन चारों में हम इन तीनों में देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी होगी। तो मैंने ये बताया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जिसमें होगा उसका डेल्टा नॉट ज्यादा होगा। अब देखो पहले वाले में देखो 5 NH3, अब NH3 बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है पता होगा आपको, और 1 H2 है। तो पहले वाले ऑप्शन में 5 तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है और 1 वीक फील्ड है। तीसरे वाले ऑप्शन में देखो बच्चों इसमें भी 5 स्ट्रॉन्ग फील्ड है और 1 वीक फील्ड है, क्योंकि क्लोरीन बच्चों वीक फील्ड होता है। और फोर्थ ऑप्शन में बच्चों अगर आप देखोगे, ये थर्ड ऑप्शन था कि 6 के 6 CN है, और CN क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड। और वैसे भी दिमाग लगा लो NH3 और CN में तो CN ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है और 6 भी है, तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो 6 है वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और अभी पहले क्वेश्चन में हमने क्या समझा था कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उसका CFSE ज्यादा होगा। किसी को दिक्कत है तो पूछ भी लेना बीच में, ऐसा कुछ नहीं है कि पूछना अलाउड नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि आप बिना पढ़े आ गए। अब चौथा क्वेश्चन देखो बच्चों, चौथा क्वेश्चन लिखा है कि होमोलेप्टिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मेटल आयन M3+ with 3 monodentate ligand L1 L2 L3 absorb wavelength in the region of green, blue and red respectively, the increasing order of ligand strength। अब बच्चों वापस से याद करो, अभी हमने डिस्कस किया था कि जिसका लैम्डा होगा ज्यादा उसकी एनर्जी होगी कम, उसकी स्ट्रेंथ होगी कम, सीधी सी बात है। अब देखो आपको पता होना चाहिए विबग्योर, कौन कौन से कलर है हमारे पास, ग्रीन, ब्लू और रेड, ये रहा ग्रीन, ये रहा ब्लू और ये रहा रेड। तो अगर वेवलेंथ के ऑर्डर में मैं इनको अरेंज करूं तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। अच्छा अपन लिगेंड के नाम से लिखते हैं, ऑर्डर अपन ऑर्डर के अनुसार लिखते हैं, एक सेकंड होल्ड करो। देखो L1 L2 L3, L1 है बच्चों ग्रीन, ये है ब्लू और ये है रेड। अब लैम्डा के अनुसार अगर हम ऑर्डर करें तो लैम्डा के अनुसार अगर हमारा ऑर्डर है तो पहले आएगा ब्लू, फिर आएगा ग्रीन और फिर आएगा रेड। दैट इज पहले आएगा L2, फिर आएगा L1 और फिर आएगा L3। बट अगर हम इसको करें एनर्जी में तो साइन उल्टा हो जाएगा, सिर्फ साइन उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, L2 सबसे ज्यादा, फिर L1 और फिर L3, L2 सबसे ज्यादा, फिर L1 फिर L3।
कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ये? सर फोर्थ फोर्थ ए फर्स्ट फर्स्ट। और साइन देखो, साइन में गड़बड़ नहीं करना। फर्स्ट हाँ, और सर। फोर्थ में धोखा खाओगे। L2 सबसे ज्यादा फर्स्ट में, L2 L1 L3। ध्यान रखना बच्चों, गड़बड़ नहीं करना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर पहला क्वेश्चन ढंग से सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं। किसी को तब भी दिक्कत है पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पूछना अलाउड नहीं है। आते हैं 5वें सवाल पे। क्या बोल रहे हो? मैंने पहला ही क्वेश्चन नहीं सुना। कोई बात नहीं, आप बाकी क्वेश्चन देख लो, बाद में वीडियो डालूंगा वहां से देख लेना। इसलिए बोला थोड़ा टाइम पे आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। अब देखो ये 5th वाला क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन ध्यान से सुनना। द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर फॉर अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स MfClSCnNO2 इज। इसको हम इसमें लिखते हैं खाली पेज में। देखो MfClSCn और NO2 चार लिगेंड है बच्चों। ये MABCD टाइप है। MABCD टाइप है। अब सुनना बच्चों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। आपने अगर नोट्स में पढ़ा होगा कि MABCD टाइप में नो सिस ट्रांसफॉर्म। अगर मैंने आपने क्लास में पढ़ा होगा तो इसमें सिस ट्रांस नहीं बन सकते। हाँ सर। सिस ट्रांस नहीं बन सकते, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई सा भी आइसोमर नहीं बनेगा। आइसोमर का मतलब है कि कहीं पे भी अलग अलग जगह पे पोजीशन में इनको एडजस्ट करना है। इनको अलग अलग जगह पे पोजीशन में एडजस्ट करना है। मतलब अभी M के साथ ABCD लगे हैं। ABCD मतलब M के साथ यहां लगा है A, मान लो यहां लगा है B, यहां लगा है C और यहां लगा है D। तो इसमें सिस ट्रांस तो नहीं होगा, ये बात तो क्लियर है। बट ये आपस में ABCD तो अपनी क्या कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अब कैसे चेंज करेंगे? देखो बहुत आसान सा है, बहुत चेंज करना। देखो कितनी पॉसिबिलिटी है। देखो MA, A यहां लगा दिया। अब यहां मैंने लिख दिया BCD। M से पहले A कनेक्ट कर दिया। अब ये BCD अपनी पोजीशन कितनी चेंज कर सकते हैं? 3 जगह चेंज कर सकते हैं। ये BCD अपनी पोजीशन ऐसे ऐसे कर सकते हैं। देखो मैं एक समझाता हूँ क्या क्या हो सकता है, बताओ। ये 3 में मैं बताता हूँ। एक होगा MA BCD, एक होगा MA CBD और एक होगा MA DCB। साइक्लिक रोटेशन होता है, ध्यान रखना। सिमिलर अगर हम B के साथ चलेंगे तो MB फिर ABC ऐसे करके हो सकता है। या फिर एक काम करते हैं, गड़बड़ कर दी मैंने, सॉरी, बी 2 बार आ गया। वो गड़बड़ कर दी। एक सेकंड। इसमें ध्यान रखना है, इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना। इसमें क्योंकि लिगेंड लिख लेंगे तभी समझ में आएगा आपको। MfSCn और NO2 एम्बिडेंटेड है। ध्यान रखना इसमें एम्बिडेंटेड है। ये गड़बड़ करती है। इसमें 2 एम्बिडेंटेड अगर आप देख पा रहे हो बच्चों, ये भी एम्बिडेंटेड है और ये भी एम्बिडेंटेड है। ये भी एम्बिडेंटेड है, ये भी एम्बिडेंटेड है। अब सुनना बच्चों, पहला मैंने बनाया MfClSCn और NO2, जो आपके स्क्रीन पे है वही बनाया। अब ये साइक्लिक रोटेशन करेंगे। ये तो पहला पॉसिबिलिटी हो गई। ये एक एक साइक्लिक रोटेशन करेंगे। यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लगाना है, सिर्फ एक एक साइक्लिक रोटेशन करवाना है। तो टोटल पॉसिबल साइक्लिक रोटेशन होंगे 3। टोटल पॉसिबल साइक्लिक रोटेशन होंगे 3। अब अगले में क्या क्या मैंने, ध्यान से देखना बच्चों। SCN को तो ऐसा कैसे रख दिया और NO2 का ONO रख दिया। ये एज इट इज क्वेश्चन आएगा बच्चों, वापस से ध्यान रखना, अगर आएगा तो ज्यादा इसमें फेरबदल नहीं होती। तो इसमें भी साइक्लिक रोटेशन कितने होंगे? 3। अब क्या करते हैं, अब NO2 को वापस अपनी पोजीशन पे रख देते हैं और SCN की जगह CNS लिख देते हैं। तो अब साइक्लिक रोटेशन होगा 3। अब क्या करते हैं, अब SCN CNS को भी अलग पलट देते हैं और ONO को भी पलट देते हैं। तो इसमें भी क्या होगा बच्चों, साइक्लिक रोटेशन 3। तो ओवरऑल कितने हो गए ये? 3 + 3 + 3 + 3 12 हो गए।
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहते हैं ऐसा आइसोमर वाले, बट 2-3 प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली आइसोमर के क्वेश्चंस हो जाएंगे। आगे मैं और करवाऊंगा तभी समझ में आएगा ये। तो इसका ऑप्शन हो गया 12वां। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। अगला वाला 6th क्वेश्चन, द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन हाई स्पिन एंड लो स्पिन। इन हाई स्पिन और लो स्पिन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का क्या डिफरेंस होगा। थोड़ा सा टाइम कंज्यूम है बट हो जाएगा आसानी से, मैं बता देता हूं तब भी। जैसे Ni का देखते हैं। अब Ni का एक तो मान लेते हैं हाई स्पिन जब होगा, लो स्पिन होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो बच्चों, नीचे होता है T2G जिसमें होते हैं 3 डब्बे, ऊपर होता है Eg जिसमें होते हैं 2 डब्बे। अब मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, ध्यान से सुनते हुए चलना। एक Ni2+ था, एक Mn2+ था, और एक था आ गया Fe2+, और एक है CO2+। पूरा करना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं होगा। चारों ऑप्शन को कंसीडर करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाई स्पिन और लो स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम माइनस कर दें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को, तो किस में आंसर 2 आएगा इन चारों में। तो चेक करते हैं बच्चों, निकल में देखते हैं। अब देखो, निकल में 2 इलेक्ट्रॉन हटाए मतलब 8 इलेक्ट्रॉन भरने, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। हाई स्पिन मतलब पेयरिंग अलाउड है, तो पेयरिंग अलाउड है तो 8 कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हाई स्पिन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और लो स्पिन में भी क्या होंगे अगर आप देख पाओ तो 1 2 3 4 5 सॉरी 4 5 6 7 8। अभी भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। किसी के समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना। सर ईजी में पेयरिंग नहीं होगी क्या। हाई स्पिन में पेयरिंग होगी, हाई स्पिन में ईजी में कैसे पेयरिंग होगी, जब तक नहीं होगी जब तक। अगर हाई स्पिन है, देखो पहले हाई स्पिन का वापस देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हो गया हाई स्पिन का। अब हम देखते हैं लो स्पिन का। लो स्पिन का देखना बच्चों, 1 2 3 4 5, फिर नीचे आएंगे वापस से 6 7 8। अभी भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग तब होगी ना जब वो पहले नीचे की तो पेयरिंग कंप्लीट हो पहले पूरी। अब Mn2+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 5। डी में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, 3d5। इसमें कितने थे, 3d8। अब 3d5 हो तो बच्चों कैसे होगा, हाई स्पिन में कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5। हाई स्पिन में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ना हाई स्पिन नहीं, मतलब उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी। हाँ सर उल्टा हो गया। ये हाई स्पिन लो स्पिन उल्टा हो गया, मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड ले लिया। इसको ले लो लो स्पिन और इसको ले लो हाई स्पिन। जस्ट अ सेकेंड, इसको ले लो लो स्पिन और इसको ले लो हाई स्पिन, या फिर अभी हाई स्पिन ही ले लेते हैं क्योंकि अपन को हाई स्पिन माइनस लो स्पिन करना है। हाई स्पिन बच्चों किस में होता है, वीक फील्ड में होता है। लो स्पिन किस में होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में होता है। देखना फटाफट, 3d5 मतलब, पहले हाई स्पिन देख लेते हैं। हाई स्पिन का मतलब आपको पेयरिंग नहीं करनी, तो 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया 5। और लो स्पिन मतलब आपको पेयरिंग करनी है, तो पेयरिंग कैसे हो जाएगी, 1 2 3 तो वैसे भरेंगे और 4 और 5। अब अनपेयर्ड कितने रह गए, 1 रह गया। किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना मुझसे। अब Fe2+, अब Fe2+ क्या नहीं आया समझ में। अरे हाई स्पिन लो स्पिन में क्या अनपेयर्ड, मतलब कैसे करेंगे। एक ये है वीक फील्ड और ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब वीक फील्ड के इलेक्ट्रॉन भरने आने चाहिए आपको, स्ट्रॉन्ग फील्ड में इलेक्ट्रॉन भरने आने चाहिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, नीचे पेयरिंग हो जाती है। वीक फील्ड में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, पेयरिंग नहीं होती है। जैसे आप लास्ट के 2 देखो तब भी ना आए तो वापस पूछ लेना। जैसे कि देखो 3d6 है, 3d6 है और मान लो हाई स्पिन। हाई स्पिन मतलब पेयरिंग नहीं करनी है, 6 इलेक्ट्रॉन भरने विदाउट पेयरिंग। तो पहले भरेंगे नीचे वाले T2G वाले 1 2 3, अब भरेंगे Eg वाले 4 5, और अब आ जाओगे नीचे 6।
अब काउंट करो कितने अनपेयर्ड है, 1 2 3 4, तो 4 अनपेयर्ड है। अब हम आते हैं लो स्पिन पे। लो स्पिन मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड, मतलब आपको पेयरिंग करनी है। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने, पेयरिंग करोगे तो कैसे हो जाएगा, नीचे भर जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6, नीचे ये आ जाएगा 0। अब आएगा कोबाल्ट पे। कोबाल्ट पे आए फटाफट वापस। अब कोबाल्ट पे अगर हम देखें तो कोबाल्ट के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 3d7। अब 3d7 को ध्यान से देखो क्या होगा, एक ये हो गया 3d7 को ध्यान से देखो। हाई स्पिन मतलब पेयरिंग नहीं करनी है, तो 1 2 3 4 5, अब तो करनी पड़ेगी पेयरिंग 7। अनपेड कितने हैं, 1 2 3, अनपेड है 3। अब हम बात करते हैं किस पे, अब हम बात करते हैं लो स्पिन। लो स्पिन को देखो फटाफट। लो स्पिन मतलब पेयरिंग करनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। अब क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन तो पढ़ लें। क्वेश्चन क्या है, पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों कि द डिफरेंस बिटवीन या डिफरेंस इन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आयन इन इट्स हाई स्पिन एंड लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज 2। डिफरेंस 2 होना चाहिए, तो कौन सा वाला होगा डिफरेंस 2 वाला, कोबाल्ट। इसमें 0 डिफरेंस है, इसमें 5 - 1 4, 4 - 0 4 और 3 - 1 2, तो आंसर होगा CO2+। विवेक समझ में आ गया क्या हुआ, यस सर आ गया। चलो चलो। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन देखो, किसी को नींद आ रही है, किसी को क्लास से जाना है, जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सोचा था क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन में टाइम लग गया। जल्दी करा रहा हूं, उसके बाद भी टाइम लग रहा है, बताओ। जिसको लग रहा है नहीं हो पाएगा वो कृपया करके छोड़ दे, वीडियो बाद में देख लेना अगर देखना चाहे तो। क्वेश्चन नंबर 7 सारे जेई के क्वेश्चन है, नीचे आपको डेट और टाइमिंग दिख रहा है। द रिएक्शन ऑफ कोबाल्ट, देखो क्वेश्चन दिखने में बहुत डरावना लगता है, आप ऑटोमेटिकली कर लोगे, बस थोड़ा सा संयम रखना है खुद पे। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो एक बार। क्या बोल रहे हो, ये कौन से साल के हैं ये? 2019 के, सारे 2019 के क्वेश्चन है। कितने? अरे बता, क्लास स्टार्ट हुई थी उस टाइम समझाया था मैंने, एक बार देख लेना। अ रिएक्शन ऑफ कोबाल्ट, अरे 7 बार तो एग्जाम होता है, जनवरी अप्रैल 2 बार होता है, और मॉर्निंग इवनिंग में 2 बार होता है, इतने तो आपके 27-28 बार तो जेई का पेपर होता है। हर एक पेपर में एक एक क्वेश्चन भी आया होगा, तो 25 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए, 25-26 क्वेश्चन। सही अब देखो, a reaction of cobalt 3+ chloride and ethylene diamine in the ratio of 1:2 and generates two isomeric products, A that is violet colored and B that is green colored. A can show optically activity but B is optically inactive. What type of organic compound is this? अब देखो, ये क्वेश्चन देखने में इतना डर लगता है कि जब आप असली एग्जाम में आओगे तो आप डर जाओगे कि यार ये क्वेश्चन तो छोड़ देते हैं, इतना तो सर ने पढ़ाया नहीं, इतना तो अपने काम का है ही नहीं। बट सच बात हो बच्चों, ये सारी चीजें आपके कोई काम की नहीं है, क्वेश्चन में बस आपको डराने के लिए दे रखा है। मैं बस आपको क्वेश्चन में समझा देता हूं कि जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट क्लोराइड मतलब COCl2 है, जो सॉरी कोबाल्ट 3+ है ना, तो COCl3 है। फिलहाल वैसे COCl3 नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। ये रिएक्ट करेगा इथाइलिन डायमीन के 2 मोल्स के साथ और 2 आइसोमर बनाएगा, 2 आइसोमर बनाएगा, ठीक है। और 2 आइसोमर में जो एक होगा ना, वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब एक जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव होगा और एक जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा आइसोमेरिज्म होता है। अब अगर आप थोड़ा, इतना सब कुछ आपको नहीं भी पता है, बट ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव वाली बातें सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा होगा भी हम देखते हैं। बट आपको देखो 2 EN जुड़ेंगे, 2 EN जुड़ रहे हैं, 2 EN जुड़ रहे हैं बच्चों। तो जो फाइनल कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, ध्यान से सुनना, वो बनेगा COCl2En2+। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो प्यारे बच्चों कोबाल्ट का देखो आपको पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 लोगों को जोड़ता है अपने साथ।
और उसमें ये तो कंफर्म कर ही रखा है कि 2 मोल तो कौन जुड़ेगा, EN जुड़ेगा। तो जब 2 मोल EN जुड़ेगा तो बचे हुए चार बॉन्डिंग तो EN ने कर ली, तो बची हुई 2 बॉन्डिंग किसने कर ली, क्लोरीन ने कर ली। तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा, वैसे इसकी पूरी एक रिएक्शन है, बट हमें क्वेश्चन से समझना पड़ेगा कि ये बनेगा COCl2 EN2+। अब देखो इसके, देखो आप बता सकते हो इसमें दो टाइप की चीजें बन सकती है। देखो एक बना ये वाला कंपाउंड, सिस ट्रांस बन सकता है ना सर? सिस ट्रांस बन सकता है। एक बना ये वाला कंपाउंड बच्चों, और एक बना ये वाला कंपाउंड। ये राइट वाला है आपका सिस और लेफ्ट वाला है आपका ट्रांस। अब बच्चा ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब जानो, जब भी मिरर इमेज बनाओगे तो सुपर इम्पोजिबल इमेज नहीं बननी चाहिए। तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, क्योंकि जब आप इसको मिरर इमेज बनाओगे तो EN चला जाएगा यहाँ पे, ये EN आ जाएगा यहाँ पे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बट अगर इसको देखोगे तो दोनों सेल चल जाएंगे यहाँ पे और दोनों EN आ जाएंगे यहाँ पे। अपन ने क्लास में डिस्कस कर रखा है बच्चों। तो सिस वाला तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इसका ये कौन सा आइसोमर्स होते हैं याद करो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब ये पहली बार में दिमाग में क्लिक नहीं करेगा, इसके लिए प्रैक्टिस मांगती है। ऐसे मत सोचो यार सर हमें समझ में नहीं आया, पहली बार में आपके दिमाग में क्लिक नहीं करेगा, बट जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे तब आप आइडिया लगाओगे, एनालाइज करोगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। ये बात ध्यान रखना। सर शीट में भी है ये वाला क्वेश्चन? ये शीट में भी है, जो भी है मैंने देखा नहीं, बट हाँ शीट में भी एक क्वेश्चन होगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं बच्चों। मैं ये बोल रहा हूँ सबसे फायदे वाली बात क्या, अगर आप जेई के 2 साल के पेपर भी कर लो ना, आपकी पूरी तैयारी हो जाए। अगर हॉलिस्टिक मैनर में, जैसा भी मैं एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल डिस्कशन करते हुए चल रहा हूँ, ऐसे डिटेल डिस्कशन करके उसके सारे प्लस माइनस ढूंढ के अगर आप कर लो ना, आपका वहीं पूरा का पूरा तैयारी हो जाए। हाँ बच्चों टाइम और लग सकता है, कम से कम मैं 20 क्वेश्चन तो कराऊंगा ही, तो जिसको जाना है वो जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बैठना ही। अब आएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरी का क्वेश्चन है, अगर आपको याद होगा तो आप कर लोगे, नहीं याद होगा तो नहीं कर पाओगे। बट बच्चों नोट्स में आपको एक बात पता होगी, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। आपको ये सबको बता रखा, मैंने बता रखा है कि क्लोरोफिल में कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। तो डी का तो आंसर 2 होगा। अब ढूंढ लो डी का आंसर 2 कौन कौन से में है, एक तो इसमें और एक इसमें है, मतलब ये दोनों गलत हो जाएंगे। बच्चों नोट्स में पहले पन्ने में लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम एक कॉम्प्लेक्स बनाता है क्लोरोफिल। एक एक्सेप्शन था याद रखना कि डी ब्लॉक का ना होने के बावजूद भी मैग्नीशियम एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और वो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। अगर आपको याद हो क्लास में बताया था। तो मतलब आपके 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो सकते हैं, मतलब आंसर या तो 1 होगा या फिर 4 होगा। अब बाकी तो यार देखो मैं बता नहीं सकता कि बाकी सब आपको याद रहेंगे या नहीं रहेंगे, बट विल्किंसन कैटलिस्ट आपको याद करना पड़ेगा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो। काम कहाँ आएगा वो मैं आगे बताऊंगा, बस आप याद रखो विल्किंसन कैटलिस्ट रोडियम, RH करके रोडियम जो मेटल होता है ट्रांजिशन मेटल, उसका कॉम्प्लेक्स होता है। फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो, RH PPH3, एक सेकेंड मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको। विल्किंसन कैटलिस्ट RH PPH3, PPH3 का मतलब क्या है, फोस्फोरस पे 3 फिनाइल ग्रुप लगे। PPH का मतलब क्या है बच्चों, फोस्फोरस पे 3 फिनाइल सर ग्रुप लगे। लिगेंड है ये भी है? हाँ ये भी PPH भी एक लिगेंड है और Cl। तो आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है क्या, कि विल्किंसन जो है उसमें रोडियम होता है। तो अब देखो इन दोनों में C में 1, अच्छा ये भी C में 1 हो रखा है, मतलब ये क्वेश्चन तो थोड़ा आपको और नॉलेज होनी चाहिए, बिना नॉलेज के क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। तो अब इसमें यार आप कैसे याद करोगे, अब आपको अगर थोड़ी बहुत बायो पढ़ी होगी आपने, तो विटामिन B12 कहाँ से मिलता है, कोबाल्ट से मिलता है, अगर ये पता हो तो। नहीं पता है तो यार अब इसको छोड़ना ही पड़ेगा, बिल्कुल थ्योरी का सवाल है। इसमें आप ये सर मत सोचना, हाँ बोलो। सर इसमें मैच द फॉलोइंग आते हैं मेंस के अंदर? आते हैं, ये मैथ द फॉलोइंग मेंस का क्वेश्चन है।
मेंस का क्वेश्चन है, देखो 11 जनवरी मॉर्निंग। तो ये थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि आपको थ्योरी की नॉलेज बिल्कुल नहीं है, फालतू तुक्के नहीं लगाने चाहिए। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, बहुत चंपू सवाल है बच्चों। थोरियम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है, 4 जुड़े हैं मतलब 4 दूनी 8 प्लस H2O होता है 1 और 2 2, तो ये हो गया 10। बच्चों ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछ रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन मतलब कितने लिंकेज अटैच है। तो देखो 4 तो ये अटैच है और ये 2 बॉन्ड बनाते हैं, तो 4 दूनी 8 प्लस वाटर 1 बॉन्ड बनाते हैं, तो 2 10। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 10 होगा। बिल्कुल आसान सवाल, बिल्कुल आसान, वेरी इजी सवाल। अब देखो 10th क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा नॉलेज नहीं होगी, ध्यान रखना। ब्रिजिंग एटम बताना पड़ेगा मेरे को पहले, ब्रिजिंग कंपाउंड्स कैसे होते हैं। तो अपनी कॉपी में कहीं पे लिख दो कि नेक्स्ट क्लास में हमें डिस्कस करना है ब्रिजिंग कंपाउंड्स। बिल्कुल नया टॉपिक है, अभी इसको स्किप करते हैं। एक दो टॉपिक्स होंगे जो हम स्किप करते हुए चलेंगे। चलो, करने को अभी भी कर सकते हैं बट छोड़ो अभी। क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें बोल रहा है कि ऐसा कौन सा मेटल है, ऐसा कौन सा मेटल है, ये जो आपके सामने नीचे आंसर दे रखे हैं, जिसमें क्या होगा, जिसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 3.9 होगा। अब प्यारे बच्चों अगर मैग्नेटिक मोमेंट 3.9 है, दैट मींस अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। अब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 केसेस में हो सकते हैं, या तो क्या हो, D3 कॉन्फ़िगरेशन हो, या फिर क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? D7 में 3। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन या तो D3 होगा या फिर D7 होगा। अब आइडेंटिफाई कर लो इसमें से D3 और D7 किसका है। पहला वाला देखते हैं, वेनेडियम V2+ में कितने होते हैं? D3 होता है। कोबाल्ट 2+ में कितने होते हैं? अरे D7 होता है। ये तो पहला ही ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन हो गया इसका। अरे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं बच्चों, कर लेना, ये बहुत आसान सवाल है। प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लो मुझसे। चलो अब 11th क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन की नंबरिंग डबल लिख रखी है। 11th क्वेश्चन जो दूसरा वाला पार्ट है। अब देखो इसे ये क्वेश्चन भी समझाने के लिए तो थोड़ा बड़ा है, चलो एक काम करते हैं, इसको भी अभी छोड़ते हैं। ये भी मेरे को याद दिला देना, ये लाइन लिख लो, डी ऑर्बिटल्स डायरेक्टली फेसिंग द लिगेंड्स। मैं जो बता रहा था ना आपको, जब मैं आपको CFT पढ़ाता था आज से 3 साल पहले, और उस टाइम में पूरा डिटेल्ड में समझाता था, वही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस वाले क्वेश्चन के काम में आएगा, तब ये क्वेश्चन होगा। इस वाले क्वेश्चन को भी अभी स्किप करो फिलहाल। तो अब तक हमने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, एक तो ब्रिजिंग वाला, और इसको डिस्कस करना है बच्चों, ध्यान रखना, और एक होगा डायरेक्टली फेसिंग द लिगेंड। कौन सी क्लास में सर? अभी करेंगे, बस एक बार ये वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए 25 सवाल, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं, 10-15 मिनट और खींचते हैं क्लास को, अगर हो पाए तो। एक सेकंड बच्चों होल्ड करना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो 11th क्वेश्चन अभी इसको छोड़ते हैं, इसके बाद हम 11th क्वेश्चन के बाद आगे चलते हैं इस पे। अरे ये वाला क्वेश्चन भी अजीब सा है, इसको भी फिलहाल छोड़ो। कि तीन क्वेश्चन छोड़ दिए बच्चों अब तक हमने, मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है जो हम छोड़ रहे हैं, इसको भी छोड़ देना। मैं खुद ही बता दूंगा अगर आपको याद नहीं रहेगा तो, क्योंकि टाइम कंज्यूम करेंगे अभी ये क्वेश्चन से, पूरा थ्योरी समझाना पड़ेगा आपको। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, मत समझना बहुत डिफिकल्ट है। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो प्यारे बच्चों, इस लिगेंड की डेंसिटी कितनी है, मतलब ये कितने लोन पेयर दे सकता है। तो देखो बच्चों ध्यान रखना, लोन पेयर कभी मिथाइल ग्रुप तो देता नहीं है, ना ही इथाइल ग्रुप देता है। लोन पेयर कौन देता है? जिसके पास होता है,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब देते हैं लोन पेयर। इस डायग्राम में अगर आप नोटिस कर पाओ तो एक तो ये देगा लोन पेयर, एक ये देने की टेंडेंसी रखता है, एक ये देने की टेंडेंसी रखता है, और एक ये वाला नाइट्रोजन देने की टेंडेंसी रखता है। ये 4 एलिमेंट्स हैं, मतलब ये जो 4 टोटल ऑटोमेटिक हो गए, मतलब आप देखो 1 2 3 4, तो 4 अपना अपना लोन पेयर दे सकते हैं। तो अगर ये 4 दे सकते हैं तो इसकी डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 4 हो जाएगी मतलब क्या कहलाएगा ये कंपाउंड? टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट। ध्यान रखना बच्चों, ऐसा कभी भी बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखे तो घबराना नहीं है, सिर्फ ये ढूंढना है नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितने हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन मतलब लोन पेयर डोनर एटम्स कितने हैं। अगर आप ये आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, बस वही आंसर होगा इसका। फालतू बेंजीन रिंग और इनको देख के घबराना नहीं है, ये सिर्फ घबराने के लिए ही दे रखा है आपको। देखो सीधा सा देखो वापस से, 1 2 3 और 4, इन चारों के पास लोन पेयर है, लोन पेयर दे सकते हैं, तो ये 4 लिगेंड बनेंगे। पूरा पूरा का पूरा ये साइकोलॉजिकल खेल है पूरा जेई में। 14 क्वेश्चन बच्चों, 14 क्वेश्चन बहुत आसान है। ट्यूमर मतलब क्या होता है? कैंसर। कैंसर निकालने के लिए याद करना सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन, सिस्प्लैटिन का मतलब क्या होता है बच्चों? सिस PtCl2 NH3। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ रखा है बच्चों, ये एम्स में भी आ रखा है, ये क्वेश्चन PMT में भी आ रखा है, मतलब जो भी होता है, नीट में भी आ रखा है, और ये जेई में भी आ गया, पिछले ही साल आ गया। बताओ, तो तैयार रहो, ये क्वेश्चन 1-2 साल में वापस रिपीट हो जाए, क्या पता, किसी ना किसी पेपर में तो होगा ही होगा सिस्प्लैटिन, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको रटना है, और ये तो मैंने बहुत बार आपको रटा भी दिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। किसी को कुछ दिक्कत आ रही है तो पूछ लेना। 15 क्वेश्चन क्या है बच्चों? इसका और इसका म्यूबियम निकालना है। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है मेरे हिसाब से, यहाँ पे आएगा 2+ और यहाँ पे आएगा 4 नेगेटिव। तो देख लो, बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो Fe के ऊपर कितना होगा? Fe के ऊपर चार्ज देखोगे तो +2 होगा। अब +2 चार्ज है मतलब क्या हो गया? Fe +2 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। +2 मतलब 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल गए। 3d6 मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो 4.9 ऑप्शन वैसे यही सही हो गया अपना, यही क्लियर हो गया है। बाकी आप इसमें भी चेक कर सकते हो, इसका कितना होगा? 0 हो जाएगा इसमें। इसमें 0 क्यों हो जाएगा, कोई बताएगा मेरे को? इसमें भी तो Fe2+ है सर पेयरिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड। हाँ हाँ, समझ गए, वेरी स्ट्रॉन्ग गुड। फील्ड लिगेंड है सर, पीछे कर देगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब। तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बच्चे बोलेंगे सर FeCN6 4 नेगेटिव में भी तो Fe के ऊपर कितना चार्ज है? +2 चार्ज है। +2 चार्ज है मतलब 3d6। 3d6 का मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, बट नहीं, क्योंकि Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 0, तो म्यूबियम भी हो गया 0, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आता होगा, अच्छी बात। हाँ बोलो। सर स्ट्रॉन्ग फील्ड दिखते ही 0, मतलब दिखते ही 0 नहीं करना, मैं वापस बोल रहा हूँ, दिखते ही 0 नहीं करना, इसलिए 0 नहीं करना। आप जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बना रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। COCN6 4 नेगेटिव, अगर ये दिखे आपको तो इसमें 3d7 होगा। अब 3d7 होगा तो आप समझ जाओ क्या होगा। तो अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 बच जाएगा, इसका 0 नहीं होगा, इसका 1.73 होगा। बस स्ट्रॉन्ग फील्ड दिखते पेयरिंग करवा दो, 0 0 नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा आपको। बोल रहा है ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा? ऑप्टिकली एक्टिव में ध्यान रखना बच्चों, बस ये तो सीधा सीधा ये तो हमने क्लास में कर रखा है बच्चों। पहला होगा नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड भी ए बी है, राइट साइड भी ए बी है। दूसरा भी नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड EN है, राइट साइड EN है।
चौथा भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे VB है, यहाँ पे VB है। तीसरा देखो यहाँ पर BB है लेफ्ट साइड और राइट साइड EN है, मतलब जब ये अगर मतलब इसको हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे तो EN आ जाएगा इस तरफ और AB आ जाएगा इस तरफ। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? थर्ड। बहुत आसान है बच्चों, ये इसमें दिक्कत है तो पूछ लो मुझसे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, ऐसे मत सोचो कि नहीं पूछना। सर बट ये, हाँ बोलो। सर इसमें वो वाली सिमेट्री आ जाएगी ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री थर्ड वाले में। सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे आएगी? देखो लेफ्ट में AB देखो और राइट में EN देखो, जब आप इसको स्विच करोगे तो अलग हो जाएगा। अब ये मत समझना कि आप कहीं से भी प्लेन बना दो, ऐसा कोई प्लेन नहीं बनेगा। प्लेन हमेशा एक्सिस से बनता है, एक्सियल वाले बॉन्ड से बनता है। अब एक्सियल के लेफ्ट में है AB, राइट में है EN। आप जब इसको रोटेट करोगे तो राइट लेफ्ट साइड में आ जाएगा EN और राइट साइड में आ जाएगा AB। तो हो गया ना ऑप्टिकली एक्टिव? हाँ सर आ गया। ओके चलो चलो। अब देखो 17 क्वेश्चन, किसी को भी दिक्कत है तो देखो, अब बस 25 क्वेश्चन हैं, बस सिंपल से पूरा कर ही लेते हैं, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ। डीजनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? डीजनरेट मतलब जिनकी एनर्जी सेम होती है, डीजनरेट का मतलब होता है जिनकी एनर्जी सेम होती है। अब याद करो बच्चों, ऑक्टाहेड्रल में कौन कौन से सेम एनर्जी वाले होते हैं? DXY, DYZ, DXZ, ये तीनों एक एनर्जी के होते हैं। और DX² - Y² और DZ² एक एनर्जी के होते हैं। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के बता ही दोगे कि कौन, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बताओ, ABCD आंसर। ए। और बोलो, किसी को और कुछ? ए वेरी गुड, ए होगा बच्चों। देखो क्योंकि XZ और YZ देखो दोनों एक ही डीजनरेटेड ऑर्बिटल है। YZ और Z² है नहीं, Z² यहाँ पे है, YZ यहाँ पर है। Z² XZ भी नहीं है, Z² यहाँ पे है, XZ यहाँ पे है। और X² - Y² XY भी नहीं है, ये भी अलग अलग है। तो इसमें ए आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो थोड़ा थोड़ा तो आपको भी समझ में आ ही रहा है, कुछ भी नहीं करा, बताओ आपने, कितना आसान था, वेरी इजी। चलो अगला सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने, करेक्ट स्टेटमेंट कि इन सब में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। अब बच्चों करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा देखना है क्या क्या दे रखा है। पहला स्टेटमेंट को देखो कि VBT कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिट बाय द मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ये बोल रहा है VBT ने हमें कलर के बारे में नहीं बताया। बच्चों याद करो, हमने कलर के बारे में पढ़ा था कहां पर? DD ट्रांजिशन में। उससे पहले कलर के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, और DD ट्रांजिशन आया था CFT में। तो ये बोल रहा है VBT ने नहीं बताया, मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि VBT थ्योरी कैन प्रिडिक्ट क्वांटिटेटिवली द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो VBT प्रिडिक्ट तो कर लेता था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पर ध्यान रखना कहीं कहीं पे वो फेल हो रहा था। जैसे याद करो Ni2+, जब इनर पेयरिंग हो रही थी तो VBT को तो पता ही नहीं चल रहा था कि, जैसे अभी पिछला वाला क्वेश्चन देखो, एक बार ऊपर चलते हैं हम, इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से देखो, अगर हम इस वाले को हम VBT के अनुसार करें तो क्योंकि ये भी Fe2+ और ये भी Fe2+ है, तो VBT के अकॉर्डिंगली तो क्या होगा बच्चों? VBT के अकॉर्डिंग तो दोनों का मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा? सेम होगा, 4.9 होगा। बट एक्चुअल में क्या है, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा? इसका 0 होगा और इसका 4.9 होगा। ये हमें कैसे पता चला? बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ लिगेंड। तो VBT ने हमें मैग्नेटिक कैरेक्टर तो बताया था, बट वो एकदम करेक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था, ये तो उसका लिमिटेशन था। तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, ये पॉइंट तो सही है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि VBT कैन प्रिडिक्ट क्वांटिटेटिवली द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ये बिल्कुल गलत पॉइंट है। अगला, VBT कैन नॉट डिस्टिंग्विश लिगेंड एज वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड वन। VBT वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था। ये पॉइंट बिल्कुल सही है बच्चों, VBT को पता थोड़ा चल रहा था कि वीक फील्ड कौन सा और स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन का आंसर क्या हो गया बच्चों? सी। 1 and 3 1 and 3 1 and 3। सही, तो लिमिटेशन सी हो गई।
लिमिटेशन से होगी। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है केमिस्ट्री में, अच्छी बात क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बस आपको संयम से पढ़ना है। बस अपन अब तक सिर्फ 3 क्वेश्चन छोड़े हैं, उसमें से भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट अभी उसको इसलिए छोड़े हैं क्योंकि उसमें थोड़ी कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो बताओ 25 क्वेश्चन में से अगर हम 5 भी छोड़ के चल रहे हैं, मतलब 5 हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है मान लो, तो 20 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हमने पढ़े हुए हैं। ऐसा कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं है जो आप सीबीएसई या फिर स्कूल लेवल का पढ़ रहे हो और 80% उसी में से आ जाए। कितना शानदार है केमिस्ट्री में, बताओ। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी समझ लेते हैं। देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना, पहले तो बात ये है कि जो भी मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चों, बहुत सारे केसेस मतलब 90% केसेस में क्या होता है, अगर हम उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी उसके ऑक्सीडेशन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाता है। वापस सुनो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे जैसे हमने देखा FeCN6 3 माइनस, मैं बोल रहा हूं 90% केसेस में, तो यहाँ Fe के ऊपर कितना चार्ज है, +3, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों, 6। जैसे आपने देखा मान लो PTNS32Cl2 जो सिस प्लेटिन होता है, तो इसमें Pt के ऊपर चार्ज कितना है, +2, और इस पे जुड़े कितने लोग हैं, 4। तो एक बात रट लेना बच्चों कि जनरली क्या होता है, जो मेटल का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जब हम उसमें ये भी रटने का है जेई पर्सपेक्टिव से, मतलब कंपटीशन पर्सपेक्टिव से, जो आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है मेटल का, जनरली जब हम उसमें 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर आ जाता है। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि द मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी ऑफ अ लिगेंड गिवन टुवर्ड्स अ गिवन बिलो टुवर्ड्स अ कॉमन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक वाले, इनर ट्रांजिशन मतलब एफ ब्लॉक वाले, मेटल आयंस रिस्पेक्टिवली आर, ये 4 ऑप्शन दे दिए। अब ये कंपाउंड कुछ काम का नहीं है अपने। अब सुनो, जनरली जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ये हम डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे, वैसे तो उनका जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, +3। ज्यादातर वो +3 में स्टेबल होते हैं ज्यादातर। ठीक, तो इनका कितना हो जाएगा बताओ, 6, डबल कर दोगे। और इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, वो जनरली +4 में स्टेबल होते हैं, ये हम पढ़ेंगे कहां पर, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो उनका कितना हो जाएगा बच्चों, 8। अभी बताया था मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 एंड 8, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन। ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, बाकी जब आप पढ़ोगे कौन सा चैप्टर, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तब आप देखोगे कि डी का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3 और एफ वालों का जनरल होता है +4। ये कंपाउंड से कोई रिलेवेंस नहीं है, ये कंपाउंड तो बस इसलिए दिखा रखे कि कितने भी लोन पेयर दे सकता है। थोड़ा सा इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन में थोड़े एफर्ट लग सकते हैं। अब एक काम करो बच्चों, एक काम करो, इस वाले क्वेश्चन का एक बार ट्राई करो, क्या आंसर होगा 20 का। अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन करा है इसलिए एक बार बोलो, मैं ट्राई करो, हो जाएगा। करो, ट्राई करो। बैठे तो है ना बच्चे, मेरे को पता नहीं कितने बच्चे बैठे हैं, 2-3 बैठे होंगे। जो भी बैठा है एक बार ट्राई करो अगर हो पा रहा है तो। 10 बच्चे हैं सर। 10 है क्या, तो 10 तो है, तो एटलीस्ट ट्राई तो करो, क्या होगा। मैंने अभी बताया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी।
एटलीस्ट तुक्का भी मारो तो कम से कम पास वाला तो मारो। चलो नहीं आ रहा आंसर, कोई बात नहीं। सर 3 या 4 में से कोई सा होगा? चलो सर फोर्थ आ रहा है। 3 या 4 में से कोई सा हो गया? फोर्थ हो रहा है, एक फोर्थ बोल रहा है, सर, एक 3 या 4 बोल रहा है। चलो थर्ड कम थर्ड, चलो थर्ड, चलो सबसे अच्छी बात थर्ड है। चलो अब देखो सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी आप लोगों की, एटलीस्ट आपने इतना तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा लिया कि थर्ड और फोर्थ में से होगा। यही बस मेरी यही जीत हो गई बस इतनी, बाकी तो चलो छोड़ो, समझ में आया नहीं आया। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 लिगेंड दिख रहे हैं आपको। एक दिख रहा है आपको कौन सा? एक दिख रहा था NH3, एक दिख रहा था आपको H2O और एक दिख रहा था Cl। हमेशा याद रखना बच्चों, जो हेलोजन होता है ना उनका तो सबसे वीकेस्ट होता है। याद रखना बच्चों, जो हेलोजन होता है उनका सबसे वीकेस्ट लिगेंड होता है, ध्यान रखना सबसे वीकेस्ट। और वाटर तो याद रखो बॉर्डर लाइन पे होता है, वाटर तो बॉर्डर लाइन पे होता है, याद करो। वाटर के इधर वाले स्ट्रॉन्ग और उधर वाले वीक। और न्यूट्रल NH होता है। मतलब बॉर्डर लाइन, न्यूट्रल तो मत बोलो, यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग और वीक बोलेंगे ना, न्यूट्रल वर्ड तो गलत हो गया। और NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया। तो अगर मैं इनको ऑन द बेस ऑफ देयर स्ट्रेंथ अरेंज करूं तो सबसे बड़ा NH3 है, फिर H2 है और सबसे कम HCl है। अब दिमाग लगाओ, आंसर क्या होगा एक बार ध्यान रखना। जिसकी एनर्जी ज्यादा, जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड ज्यादा, उसका वेवलेंथ सबसे कम। थर्ड फोर्थ, थर्ड। और बताओ बच्चों, ट्राई करो थर्ड फोर्थ में तो। फोर्थ। फोर्थ 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 फोर्थ। चलो देखते हैं क्या आंसर है। देखो जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स है उसमें एक Cl है और 5 NH3 है। सेकंड वाले में बच्चों क्या है? एक H2O है और 5 NH3 है। और तीसरे वाले में बच्चों क्या है? 6 NH3 है। अब समझना, पहले वाले में 5 स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, दूसरे वाले में 5 स्ट्रॉन्ग है, एक वीक है, और तीसरे वाले में 6 स्ट्रॉन्ग है। मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा थर्ड। पहले मैं स्ट्रेंथ के हिसाब से बना देता हूँ, एनर्जी के हिसाब से। अब इन दोनों में देखना पड़ेगा एनर्जी किसकी ज्यादा है। तो देखो दोनों में स्ट्रॉन्ग तो सेम वाले हैं, बट अगर आप वीक को नोटिस करोगे तो H2O Cl से कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सेकंड की एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी किससे? फर्स्ट से। तो एनर्जी का ऑर्डर तो क्या होगा? 1, 2 एंड 3। तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा, 1 की सबसे ज्यादा वेवलेंथ, 2 की उससे कम और 3 की सबसे कम। अब देखो कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया। सर देखो हाँ बोलो। सर ये अपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का और वेवलेंथ का क्या रिलेशन था, इनवर्सली या फिर डायरेक्टली? इनवर्स, एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स होता है ना, hc/λ। E इज इक्वल्स टू hc/λ। स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी तो लैम्डा कम होगा। अब देखो 21वां सवाल देखते हैं। 21वां सवाल बहुत आसान सा 21वां सवाल भी। पहले 21वां सवाल समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। चाहे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, मैंने आपको बताया था, याद करो, जो CFT बनता है हमारा, इसमें बताओ मेरे को इन हर एक डब्बे की कितनी एनर्जी होती है? बुक में नहीं दे रखा था बट मैंने आपको बता रखा था, याद करो। -0.4। हाँ, -0.4 डेल्टा नॉट, और ये हो जाता है प्लस 0.6 डेल्टा नॉट। हर एक डब्बे की एनर्जी होती है, याद करो। तब ये ऊपर वाला हो जाता है देखो 0.6 इंटू 2 प्लस का 1.2, और नीचे वाला कितना हो जाता है? -0.4 इंटू 3 माइनस का 1.2। दोनों क्या हो जाते हैं? इक्विवेलेंट हो जाते हैं, याद करो। ये सबको पता होना चाहिए। अब देखो, अब आ जाते हैं हम अपने सवाल पर। सर ये ऑक्टाहेड्रल में था ना? ऑक्टाहेड्रल में था, टेट्राहेड्रल में उल्टा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल में उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो, अब पहला वाला देखो FeH2O6 है, FeH2O6 है, FeH2O6 है। अब समझने की कोशिश करना बच्चों, FeH2O6 का पहले तो हमें देखना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अब H2 आपको पता है कि वीक फील्ड लिगेंड है, तो कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6।
ऐसे भरेंगे बच्चों H2O6 में। नीचे मैंने बनाया T2G और ऊपर बनाया Eg। और NiCl4 बच्चों, अब NiCl4 कैसा है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो नीचे बनेंगे कितने? 2 डब्बे और ऊपर बनेंगे 3 डब्बे। अब इसमें कितने, इसके ऊपर कितना चार्ज कितना होगा? Ni के ऊपर कितना चार्ज होगा? देखो NiCl4 2 माइनस, मतलब Ni के ऊपर कितना चार्ज होगा? Ni2 प्लस, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? एक सर तो, NiCl4 पे तो 2 नेगेटिव का चार्ज दे ही नहीं रखा ना। अरे K2 लगा रहा है आगे, K2 तो K2 उधर जाएगा ना। अरे हाँ सर ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा। सर हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर भी तो देख सकते हैं सीधे इसका। कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो, बात तो वही है, बट इलेक्ट्रॉन तो तभी भरने पड़ेंगे आपको। अब बताओ टेट्राहेड्रल में क्या करेंगे? पहले नीचे पेयरिंग होगी या फिर ऊपर जाएगा डायरेक्ट? पेयरिंग होगी। पेयरिंग होगी, नहीं होगी बताओ, सर, सोच के बताओ बच्चों, पेयरिंग होगी नहीं होगी? नहीं होगी। टेट्राहेड्रल में पेयरिंग होती है नहीं होती है? सोच के बताओ। सर नहीं होती सर। टेट्राहेड्रल में पेयरिंग नहीं होती क्योंकि गैप बहुत कम होता है, याद करो। अरे यार ये गायब हो गया। हाँ, तो एक बार पहले वापस H2O का बनाता हूँ। H2O का क्या था? 1 2 3 4 5, नहीं यार क्या बना दिया मैंने? ऐसा नहीं था, T2G अरे नीचे था ना। हाँ, तो वह तो वही तो, इसलिए तो ध्यान भटक गया। 1 2 3 4 5 6, ये था बच्चों Fe का। और निकल का कैसे हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो, अब इसकी मतलब एनर्जी डेट, इसका पूरी एनर्जी निकालनी हो तो कितनी निकालनी हो? देखो नीचे वाले डब्बों की एनर्जी होती है 0.4। कितनी होती है ध्यान रखना बच्चों? 0.4, माइनस में 0.4। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना होगा? ध्यान से सुनना मेरी बात। -0.4 मल्टीप्लाई बाय 4। इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं, एक बार मैं वापस बताता हूँ इसको, एक बार यहाँ देख लो। Fe वाले में क्या था, एक बार देख लो ध्यान से, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। वापस 1 2 3 4 5 6, Fe का ये था, Fe2 प्लस का। और दूसरा क्या था अपना? Ni2 प्लस। Ni2 प्लस का कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले केस में ध्यान से सुनना क्या होगा। अरे यार एक सेकंड, हाँ, हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी -0.4 डेल्टा नॉट, और यहाँ पे कितनी एनर्जी होगी? प्लस में 0.6 डेल्टा नॉट। अब Fe का निकालेंगे तो कितना होगा? ध्यान से देखो, मैं Fe का निकालूंगा फिर निकल का आप निकालोगे मेरे को। Fe में मेरे को तो नीचे वाले में कितने हैं? 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -0.4 डेल्टा नॉट बाद में लिख देंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 4 4 -16, मतलब -1.6, और ये कितना हो गया? 1. सर -0.4। 2 -0.4। 1.2। अरे हाँ, ये 1.2 हो गया, तो -0.4। तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई? -0.4 डेल्टा नॉट। अब फटाफट निकल के बताओ कितनी होगी? ध्यान रखना, इस बार ध्यान रखना, नीचे क्या होगा? नीचे होगा -0.6 डेल्टा नॉट, और ऊपर क्या होगा? प्लस का 0.4 डेल्टा नॉट। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा? ऑपोजिट होगा, नीचे Eg होगा, ऊपर T2G होगा। बस यही क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये क्वेश्चन रिपीट होगा। हाँ बोलो। -0.8 आ रहा है। -0.8। -0.8। 0.8। वेरी गुड, -0.8। बहुत बढ़िया बच्चों, समझ रहे हो मतलब आप। तो देखो नीचे तो हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, और ऊपर कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छी बात क्या थी बच्चों इस क्वेश्चन में? अगर आपने नीचे 0.4 भी मान के चले होगे तब भी आंसर आपका 0.8 ही आ रहा होगा। जिसने तुक्के में नीचे -0.4 मान लिया इसको कॉपी करके, उसका आंसर भी -0.8 ही आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में 4 4 इलेक्ट्रॉन है। इस बार तो तुक्का बैठ गया, बट ये गड़बड़ मत करना, ध्यान रखना।
T2 सॉरी जो आपका ऑक्टाहेड्रल होगा ध्यान रखना, उसमें क्या होगा, नीचे होगा 0.4 ऊपर होगा 0.6, और जो टेट्राहेड्रल होगा उसमें नीचे होगा 0.6 ऊपर होगा 0.4। ठीक, ये बात ध्यान रखना। तो अब देखो क्वेश्चन, ऑप्शन बताओ फिर आंसर क्या होगा इसमें। सेकंड। क्षमा चाहता हूँ बच्चों, टाइम बहुत लग रहा है, बट कोई बात नहीं, बस 3 क्वेश्चन बच्चों, 25 है लास्ट क्वेश्चन बस। अब 2 क्वेश्चन और बचे, 2 क्वेश्चन और बचे, बस। अब देखो फटाफट, अब ये वाला क्वेश्चन है बच्चों। अब ये वाला क्वेश्चन वैसे तो यार इजी सा ही है, बट इसको रुक जाओ, इसको भी छोड़ो फिलहाल, इसको भी छोड़ो। अभी हम फिर फट सारे डिस्कस करेंगे, मत सोचो, बस अब इसको छोड़ो। इजी सा ही है बट फिर टाइम लग जाएगा, क्योंकि इन क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट समझाने पड़ेंगे, बिना कॉन्सेप्ट समझाए काम नहीं बनने वाला इन क्वेश्चन में। दिक्कत ये है, ये तो मैं करवा दूं, मेरे क्या है 23rd क्वेश्चन क्या है, हाँ ये। अब ये 23rd क्वेश्चन भी छोड़ो, इसमें भी कुछ टॉपिक वो बनेगा, कॉन्सेप्ट बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ये मत सोचो कि हमें नहीं आता, बट इसमें हमें एक बार समझना पड़ेगा, इसलिए टाइम लग जाएगा। वैसे मैंने बोला था कि आधे घंटे की क्लास होगी, और ये 1.25 घंटे की हो गई। 24th क्वेश्चन, अब ये बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को स्पेशली नीट वाले तो बिल्कुल मत छोड़ना, ऐसे क्वेश्चन को नीट वाले तो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि ये बायोलॉजी से रिलेटेड भी है, एक तीर से 2 निशान है। तो लेड पॉइजनिंग में अब हर जगह सिस्प्लेटिन मत कर देना, सिस्प्लेटिन ध्यान रखना सिर्फ कैंसर और ट्यूमर के लिए है, इसमें काम आएगा EDTA, रट लो ये, EDTA काम आता है लेड पॉइजनिंग में। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है बिल्कुल लाइन, मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंस आपको खुद को पढ़नी है, 2-3 मैं पढ़ा देता हूँ, बाकी इंपॉर्टेंस आपको खुद को थॉरोली पढ़नी है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वहां पे ये EDTA का मेडिसिनल यूज है। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, देखो ये याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। लास्ट क्वेश्चन, बस आज का लास्ट क्वेश्चन, ये आप खुद बताओगे इसका आंसर मेरे को। फोर्थ बोल रहे हैं कोई, बताओ बच्चों, और कोई बताओ, फोर्थ तो गलत लग रहा है मेरे को। फोर्थ ही आएगा सर। अच्छा फोर्थ ही आएगा, और बताओ मेरे को भी गलत। फोर्थ आएगा यस बच्चों, सर, फोर्थ ही आएगा। फोर्थ आएगा, फिर 5 and 6 है। फोर्थ आएगा। देखो EN की होगी 2, 2 दूनी 4 और 4 + 1 5। सेम इधर CO की C2O4 की होगी 2, 2 3 6, 5 and 6। बस ये अपने JEE के 2019 के सारे सवाल कंप्लीट हो गए। बताओ, बिलीव करो, आपको बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि 2004 से लेके 2005 से लेके 2019 तक के सवाल करो। अगर आपके पास टाइम है तो आप करो, बट अगर टाइम नहीं है तो आप एटलीस्ट 2018 और 2019 के तो सारे क्वेश्चंस कर लो, जितने पेपर से, सारी मस्त प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों आपकी। और अब आज की क्लास में अगर आपको सच बताऊं 50% भी समझ में आया, या आपसे क्वेश्चन थोड़े थोड़े अब आपको पैटर्न समझ में आए, बस बच्चों यही काम होना चाहिए, हमें सिर्फ पैटर्न समझना है, आता हमें सब कुछ है, सिर्फ पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। एक बार पैटर्न पकड़ में आ जाए ना आपको कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मैं कह रहा हूं आपका कभी MCQ गलत ही नहीं हो सकता केमिस्ट्री में। तो पैटर्न आपने थोड़ा बहुत पकड़ा है, अब कुछ नॉलेज डेफिसिट हो आप कहीं कहीं पे, 1-2 टॉपिक्स हैं जिनकी नॉलेज आपको बिल्कुल नहीं है, तो टॉपिक जैसे अभी जैसे फेरोसीन पूछा था आप लोगों ने, जैसे कि अभी मैं डी स्प्लिटिंग समझाऊंगा आपको कि डी स्प्लिट कैसे करता है। क्या हो गया, ब्रिजिंग, हाँ ब्रिजिंग एटम्स हो गया। बस ये 2-3 चीजें हैं जो एक्स्ट्रा है, जैसे जॉन टेलर पूछ रहे थे, तो ये तो बिल्कुल थ्योरेटिकल है, बट हाँ ये 3-4 चीजें एक्स्ट्रा पढ़ानी है, बस मेरा हो गया कंपटीशन। तब तुम चलो एडवांस भी दे दो उसके बाद, तो मैं तो बोल रहा हूँ कुछ ही दे दो उसके बाद, तो मेंस दो, एडवांस दो, कुछ भी दो, सब हो जाए तुम्हारा, बस अगर ये 4-5 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ लो तो। बिलीव करो, विश्वास नहीं होता तो मैं आपको एडवांस में सवाल भी करा दूंगा। चलो आज अपना पहला अटेम्प्ट था, आई होप थोड़ा बहुत समझ में